अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा शाह। आज हम आपके लिए लाए हैं एडिक्ट नॉवल की एपिसोड नंबर 11। आप ये वीडियो देख रहे हैं नॉवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शामिर बैग अपने बेलगाम हो रहे जज्बात पर बंद बांधते अपने दकते लब होंठ एजल के गाल पर रखते बेहद तेज़ी से रूम से निकला। एजल इसकी चौड़ी पूंछ को आंखों से ओझल होते देखती रही थी। इस वजीहा मर्द के हवासों पर छा रही खुशबू ने इसे घेरे में ले रखा था। वही खुशबू एजल को अपने आप से महसूस हो रही थी, अपने वजूद से उठ रही वही भीनी भीनी सी महक, जाने क्यों मगर दिल को महका रही थी। एक कॉम्पल थी जो कली बनती जा रही थी। गुजरती शब की शामिर बेग की गुस्ताखियाँ याद आती इसके गाल नए सिरे से ढक उठे थे, हसीन लब मुस्कुराहट से खिल उठे थे। तमीना बेगम की बातों का असर अब वो वजीहा शक जाते जाते अपने साथ इसके वजूद से खींचे अपने साथ ले गया था। वो काम याब हो रहा था इस मासूम के दिल में अपनी मोहब्बत डालने में। हाँ, वो लड़की अपने आप में से महसूस कर रही थी और यही तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। जब इंसान खुद में महबूब को तलाशता अपनी ज़ात से भी नाआशना हो जाता है। वो कदम दा कदम आगे बढ़ी। बेड पर बैठते इसने बेसाख्ता ही इसके तकियों को उठाए अपने बाहों में पेंचा था। कोई घबराहट नहीं, कोई झिझक नहीं थी। भला वो कहाँ से इसे देख रहा था। इसके होंठ मुस्कुराए जा रहे थे। वो इसकी मुस्कुराहट को देख दूर खड़ी किस्मत खिलखिला रही थी। वो दोनों ही अनजान थे कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा, जहाँ एक को बहुत कुछ खोना था और एक को अपना आप अपनी ज़ात तक से महरूम होना था। मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर रखे इनके कदम बहुत जल्द जुदा होने के थे। इसकी आंख खुली, एकदम से खुली, बोझल निगाहें जैसे ही एक दम से उठी अपने बेहद करीब अपने बाहों के हसारे में कैद सफीना पर ठहर सी गई थी। बुखार का सबब जिसमें थकावट सी हो रही थी। जसाल ने अपनी आंखें मूंदी और एकदम से आंख खोली। इसने भागौर अपने आप में सिमटी इस नाजुक सी जान को देखा जिसको खुद में बुरी तरह जकड़े वो सो रहा था। दिमाग धीरे धीरे से पैदार हुआ था और इसे फिर से एकदम से शर्मिंदगी ने आ घेरा था। अपना सार ढीला किए वो जो चत सीधा लेटे छत को घूरने लगा। एक दम से ज़िंदगी बदल गई थी। जिस बाप को अपना आइडियल मानता आ रहा था, आज वही बाप इसके लिए महज एक बदनामी का सबब बनकर रह गया था। माँ बाप चाहे जैसे भी हो, औलाद के लिए वो हीरो होते हैं। शायद इसी वजह से ये सारे इनके साथ रहते हुए भी अपने असली मकोर चेहरे से बेबह रहा था, क्योंकि इसका बाप तो शुरू दिन से इसका आइडियल रहा था। क्या हुआ, अब ठीक है? इसकी आंखों से एक आंसू बेख्तियार बहते इसकी कनपट्टी पे जज़ब हुआ था, जो सफीना की नज़र से छुप नहीं सका था। वो तड़प उठी, एकदम से उठती वो इसके करीब बैठी, अपने बाएं हाथ इसके चेहरे पर फेरती मुतफक्किर से पूछ बैठी। जिसाल चौंका, सुर्ख आंखों से अपने पास बैठी मुतफक्किर से अपनी बीवी को देखा, जो खुद भी काफ़ी बीमार थी, मगर शोहर के गम के आगे अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी भूल बैठी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम उठी क्यों? वापस से लेट जाओ। बेहद नरमी से अपना भारी हाथ इसके रुखसार पर सहलाते वो मोहब्बत से चूल लहजे में बोला। सफीना ने खोजती निगाहों से इसे हसीन मर्द को देखा, जहाँ कोई तासुर नहीं था। वो फिर से सर को खफीफ सी जंजनिश देती इसके चौड़े बाजू पर सर रखती बेहद खामोशी से लेटी खुद में सिमटने लगी। तुम सुकून से सो सकती हो, इसे ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। शोहर हूँ तुम्हारा, पर सुकून रहो। वो छत को घूरता बेहद फॉर्मल से लहजे में बोला था। सफीना एकदम फजल सी हुई, अपने नीचे लब को दांतों तले कुचलने लगी। आपकी तबीयत कैसी है? सरकते लम्हात में छाई फसो खेजी को कम करने के सा में वह हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई। ये साल मुकम्मल तौर पर इससे गाफिल बना हुआ था, मगर दिमाग और दिल की सारी सूरें इससे जुड़ी हुई थी। इसकी सांसों की घुटती बढ़ती रदहम ये साल अख्तर को अपने सीने पर धड़कती महसूस हो रही थी। रात से काफ़ी बेहतर हो गई है। ये तुम्हारी खास जिम्मेदारी का असर है, वरना बुखार इतनी आसानी से नहीं छोड़ता मुझे। इसका इशारा सफीना लम्हों में समझ गई थी। जब भी तो चेहरा लाल अंगारा हो रहा था, ज़बान जैसे तारों से चिपक गई। वो कहाँ से इसके सीने से लगी थी, बल्कि वो तो खुद इसे
इसे अपने करीब करते बाहों में पीछे सुकून से सोया था। मगर ये सब वो कैसे कह देती, इसे ऐसी बेतकल्फ़ी भला कहाँ रही थी इस रिश्ते में। आपको भूख लगी होगी, कुछ लाऊं? खुश हलक को तर करते इसने नया शीशा छोड़ा। मकसद इससे फरार पाना था, जो इसे बुरी तरह से जकड़े आराम से लेटा हुआ था। इसके भारी हाथ की सचाई सफीना के पहलू को चला रही थी। सख्त ठंड में भी सफीना का चेहरा पसीने से तर हो रहा था। मुझे भूख नहीं है, दो लफ्ज़ी जवाब देता, जिस पर सफीना का मुंह बुरी तरह से बिगड़ा था। तो प्यास लगी होगी, पानी लाऊं? चमकती रोशनी निगाहों से कहा गया। सवाल ये साल को गर्दन मोड़ने पर मजबूर करने नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। वो ऐसी वार्निंग देती निगाहों को रूप पर अपने आप को देखकर वो फिर से धीमे से लहजे में मनमनाई, मेरी तलब खाना पानी नहीं, बस तुम्हारा करब है। चुपचाप लेटी रहो, मुझे ये सुकून समेटना है ताकि दिल में भरी बेसुकूनी निकल पाए। इसके देखने पर सफीना ने पट से आंखें डर से मीची की। सारे के लब बेख्तियार मुस्कराए। इसने झुकते अपने होंठ इसकी आंखों पर रखते भारी सरगोशी की। सफीना को चुप सी लग गई। जब मुकाबिल ने इस्तकाक से इसका हाथ अपनी गर्दन के गर्द लपेटते अपने चेहरे इसकी गर्दन में छुपाए आंखें मूंदी, वो बेहस वह हरकत बड़ी अपनी धड़कनों में धड़कती ये साल अख्तर की धड़कनें शुमार करती रही। एजल वो नाश्ते के रूम में आया, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। एजल सुबह से किचन में घुसी थी और अब वो इसे पास ना पाते झुंझलाता हुआ लिफ्ट से सीधा नीचे आया और ऊंची आवाज़ में से पुकारा। लांच में बैठी तमीना बेगम बेटी की बेताबी पर क्लिस कर रह गई। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रज़ा के लिए फ्रूट जूस बना रही थी जब शामिर दांत पीसता आगे बढ़ा और उसकी बात का जवाब दिए इसे बाजू से थामते हुए इसे घसीटने लगा। शामिर एजल खफ्त से मुलाजमीन को मानी खीजी से खुद पर हंसता देखकर मध्यम से लहजे में इल्तिजाई हुई। घर के काम काज के लिए मुलाजमीन की फ़ौज मौजूद है, तुम्हारा सिर्फ एक काम ही है, अपनी शोर का ख्याल रखना। और वो इसे लिफ्ट में दाखिल हुआ। एकदम से लिफ्ट की बैक डोर से पिन करते वो बेकरार से लहजे में बोलता अपने बाजू का घेरा तंग कर गया। एजल ने बेसख्त उसकी बाजू को थामा। तुम सिर्फ मेरे पास रहा करो, मदहोश लहजे में कहते इसने होंठ एजल की शफाफ गर्दन पर रखे। वो झुरझुरी से लेती धड़कते दिल से इसे खुद से दूर करने लगी। वो बड़े मसरूफ़ से अंदाज में इसके चलते हाथों को अपने हाथ में कैद कर किए दूसरे से एजल के जूड़े को लम्हों में खोल गया। शामी यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें देख सके। अगर किसी ने ये जुर्रत की तो मैं उसकी आंख नोच लूँगा। ये मुझे खुले हुए अच्छे लगते हैं, मत बांधा करो इन्हें। वो मदोशी में इसके लंबे आबशार को अपनी उंगलियों के पोरों से सहलाता गमगीरा से लहजे में बोला। तो एक पल को एजल का सांस सीने में अटक सा गया। लिफ्ट जैसे ही फ्लोर पर रुकी, शामिर ज़रा सा इससे दूर हुआ, फिर इसका नाजुक हाथ अपने भारी हाथ में उलझाए वो दोबारा रूम में गया। तमीना बेगम नफरत भरी निगाहों से एजल के वजूद को घूरती बेबसी दांत पीसती रह गई। मुझे थोड़ा काम है, आज जल्द ही वापस आऊँगा। मैंने डिज़ाइनर से कहा है वो दिन तक आ जाएगा। तुम अच्छे से ड्रेस सेलेक्ट कर लेना। वो वाच बांधता इसके हसीन चेहरे पर निगाहें गाड़े बोला। मगर क्यों? मतलब डिज़ाइनर किस लिए? एजल ने नासमझी से इसे देखते पूछने लगी, जिस पर मुकाबिल नीली मुस्कुराई। मेरे दोस्त की शादी है कल और आज इसने पार्टी देने वाला हूँ। वो वहाँ से शामिर बेग की वाइफ को देखना चाहता है। वो हाथ ड्रेसिंग मिरर के दाएं बाएं रखते एजल के गिर्द अपना घेरा तंग कर गया। ज़रा सा झुक के इसकी हसीन आंखों में झांका जहाँ से इसका अक्स लहरा रहा था। और मैं चाहता हूँ कि एजल शामिर बेग सबसे ज़्यादा हसीन लगे। वो गमगीन लहजे में अपने दिल की फरमाइश से आगाह करता हूँ जिसके गुलाबी गाल पर रखा गया। मगर मुझे ये सब पसंद नहीं, वो एकदम से बोली। तो शामिर चौंका, फ़ौरन से आंखें खोले हैरत से देखा, जिसका नाजुक सरापा गुलाबी रंग के सूट में दमक रहा था। और क्यों पसंद नहीं? इसके दिलचस्पी बड़ी थी। नीली निगाहें इश्तियाक से इसके हिलते लबों पर टिकी थी। क्योंकि वहाँ गैर मर्द भी होते हैं और मुझे इतने मर्दों के बीच जाना पसंद नहीं। एजल ने नज़र झुकाए अपने दिल की बात इस पर यहाँ की। शामिर बेग की निगाहें एक पल को ठहरी और कई सानिये इसे हसीन
मुखड़े को निहारता रहा। क्या हुआ? इसका चुप रहना एज़ल को घबराहट में मुब्तला कर गया। फ़ौरन से गजाली आंखें फैलाए हैरत हुआ बेचैनी से पूछा, कुछ नहीं, जैसा मेरी जान कहे, मगर कल तो जाना लाजिम है, कल इसकी शादी है, चाहे थोड़ी सी देर के लिए चले जाना, डिज़ाइनर आएगी, जैसे कपड़े पहनाना हुए सेलेक्ट कर लेना। शामिर का लहजा पहले की तरह ही मीठा और मध्यम था। इसकी नरमी, चाहत, नरमाहट, ये सब कुछ एज़ल के गिर्द धागे की तरह लपेटता जा रहा था। बाकी धड़कनें तो कब की इसके नाम पर धड़कती बेबस कर चुकी थी। इसे गुड बाय तो विश कर दो। वो बैग उठाए मासूमियत से इसके चेहरे के करीब हुआ, नीली सी आंखें मटकाते हुए कहा। एज़ल के हसीन लब मुस्कुराहट में ढीले हुए, इसे चिचकते हुए अपने लब इसके माथे पर रखे। शामिर बेग इस नाजुक पंखड़ियों का लम्स अपने माथे पर महसूस करता अपनी आंखें बंद के सुकून अपने अंदर उतारने लगा। वापस आकर सिखाऊंगा तुम्हें अच्छे से कैसे बाय करते हैं। फ़िलहाल तो मुझे बाहर तक छोड़ आओ, वरना बेहद मुश्किल है यहाँ से जा पाओ। जब वो सुमियत से आंखें मटकाते हुए बोला तो ना चाहते हुए भी एज़ल को उसकी अदा पर हंसी आई। वो खिलखिलाती उसके बाजू में अपना नाजुक सा हाथ डाले इसके सीने से जा लगी। शामिर ने अकीदत से अपने लब इसके सर पर रखे अपना मजबूत हसार इसके गर्द बांधा और बाहर की तरफ बढ़ गया। मीर और अब भी रूम से बाहर निकला था जब एकदम रबाब भागती उसके सीने से आ लगी। एज़ल का एक हाथ एकदम से इसके हाथ से छूटा था। दोनों के मुस्कुराते चेहरे एकदम से उतरे थे। शामिर तो बेहद हरकत रह गया। रबाब का यूँ अचानक से आना, इसके सीने से लगना, वो चुटके से मुड़ा, आंखें फैलाए एज़ल को देखा जिसका चेहरा जट पड़ा था। वो बिना कुछ कहे रबाब को साकित निगाहों से देखते कमरे में बंद हुई थी। रूबी और साकित निगाहों से बंद दरवाजे को घूरता लम्हे के हज़ारवीं हिस्से में होश की दुनिया में लौटाए अपने सीने से लिपटे रबाब को इसके दोनों बाजों से थामे। शामिर ने जब्त से इसे खुद से दूर किया। रबाब हैरत से आंखें फैलाए इसकी नीली आंखों में देखे गई। ये पहली बार था जब शामिर बैग ने इसे खुद से दूर किया था। मतलब रबाब की इंजाइट गुस्से के सबब इसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख पड़ा था। मगर वो अपने आप पर जब्त के कड़े पहरे बिठाए, लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट सजाए, फिर इसके करीब हुई, बड़े ही दिलबराना अंदाज में अपने बाजू का हार इसकी हसीन मर्द की गर्दन में बांधे वो एतमाद से इसकी नीली सहरतारी इस खूबसूरत निगाहों में देखने लगी। मुझे लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा मीर, इज़ इट ट्रू? वो इसकी आंखों में देखती अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली बड़े दिलबराना अंदाज में इसके रुखसा पर फेरती गोया हुई। शामिर का चेहरा बेतासुर था। वो इसकी धड़कनों की रधम सुनती रबाब दिलो जान से मुस्कुराते अपने लिपस्टिक से सजे सुर्ख होंठ को दांतों तले दबा गई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे तुम्हारा आना पसंद नहीं है। शामिर का भारी हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटता लम्हों में इसे खुद में पेंच किया। अपनी तिकती सातवां नाव को रबाब के रुखसार से सहलाते वो बहके से लहजे में सुरगोशी नुमा अंदाज में बोला। वही रबाब इसके पुराने अंदाज पर दिलोजान से मसरूर हुई, खुद से इसके लबों को छूती, इसकी आंखों में देखने लगी। बस टेस्ट ले रही थी कि शायद अपनी सो कॉल्ड वाइफ के आने के बाद तुम अपनी एक कदद मंगेतर को तो भूल नहीं गए। रबाब का लहजा मसरूर था। शामिर बेग का वही पहला रूप इसे अंदाज सरशार कर गया था। ओ कम ऑन डार्लिंग, मैं शामिर बेग हूँ, मुझे बदलना नहीं आता। हाँ, मगर जिस चीज़ का एडिक्ट हो जाऊँ इसे ज़रूर बदल लेता हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। शामिर बड़े ही बेबाक से लहजे में इसके कान में मीठी सी सरगोशी करते अपने होंठ रबाब की थोड़ी पर रखे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम वन पीस हो और सिर्फ मेरे हो। रबाब के मसरूफ सी खिलखिलाहट पर मुकाबिल के गाल में उभरते गड़े मजीद गहरे हुए थे। इसकी हसीन आंखें रबाब के कातिल सरापे को सही मानों में सरा रही थी। शामिर जिस सोसाइटी में रहता था वो इस सोसाइटी की क्वीन थी। अपने अदाओं, अपने हुस्न से लम्हों में किसी भी मर्द को बासानी बहका सकती थी। वो शामिर बेग तो शुरू से ही इसकी हुस्न का दीवाना था। शामिर का भारी हाथ इसके पुष्कर चलाते रबाब को मसरूर कर रहा था। वहीं वो उससे साथ लगा एक रूम में गया, दरवाज़ा अंदर से ला कर गया। वैसे ये एडिक्शन कब तक रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में? वो बेड पे बैठी अपनी
शार्ट कोट पर जो बमुश्किल से इसके पेट को ढांप रहा था, इसे उतारती अपने कमर तक जाते सिल्की बालों को जो झटकते बोली, अभी तो खेल शुरू हुआ है डार्लिंग, तुम अभी से इसे बंद करने का कह रही हो। वो वापस मुड़ा तो इसके हाथ में वाइन के 2 गिलास थे। वो एक गिलास बाप के सामने करते इसके बेहद करीब बैठा वो और बड़े ही परजोश लहजे में बोला, मगर मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहने को आई थी। मेरा बाप का चेहरा उतर सा गया था। वो फ़ौरन उसके हाथ को थामते हुए मुसलमाना लहजे में बोली, शामी की नीली निगाहों में सुर्खी तैरने लगी थी, डार्लिंग तुम यही रहोगी मेरे पास मगर कुछ दिन के लिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, समझ गई ना मेरा मतलब। वो इसके निचले होंठ को छूता बेहद राजदारी से बोला। रबाब ने फ़ौरन एक भरपूर मुस्कुराहट पेश करते सर को हिलाया। एक काम करना, आज रात पार्टी है, तुम तैयार है ना? हम एक साथ जाएंगे। ओके। वो वाइन ख़त्म करते बड़े ही परजोश से लहजे में बोला। रबाब का चेहरा खिल उठा। ओके डन, तुम जल्दी से वापस आओ, मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी हैं। वो बाहर जाने लगा तो उसके सीने से लगते फरमाइश लहजे में बोली, फिक्र मत करो, यूँ गया और यूँ आया। शामिर मोहब्बत से इसके गाल पर लब रखते कमरे से निकला था। पीछे काफ़ी देर तक इसकी पूछ को देखती वो अपने होठों को छूती रही। जहाँ अभी तक शामिर बेग का लम्स मौजूद था। ये साल वो कब से इसे जगाने की कोशिश कर रही थी। वो सुबह से सोया, अब भी काफ़ी गहरी नींद में था। सफीना ने एक निगाह दीवार गिर बड़ी सी खड़ी पर डाली जहाँ दिन के 12 बज रहे थे। ज़किया बेगम का सोचते ही इसका चेहरा शर्मिंदगी और खौफ से सुस्त पड़ रहा था। वो जानती थी कि इस वक्त तक वो जाग चुकी होंगी। परवेज़ की मौत और ऊपर से मोहल्ले वालों की बेरुखी के सबब वो कल से बेहद संजीदा और खामोश सी हो गई थी। ये साल प्लीज़ उठ जाएं, काफ़ी देर हो चुकी है। वो अब तो खाला जाग चुकी होंगी। सफीना इसका हाथ अपनी गर्दन से निकालते बेबस से लहजे में बोला। ये साल के वजूद में हल्की सी हलचल इसकी नींद टूटने की हमारी थी। जब भी सफीना का शुक्र का सांस भरती जल्दी से बेड से उतरी। वो वाशरूम से मुँह धोते वो बाहर निकली। ये साल बेड पर टांगे लटकाए बैठा था। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो टावल से चेहरा साफ़ करती उजलत से बाहर निकलने लगी तो जब ये साल ने एकदम इसका हाथ थामा। वो चौंकी, माथे पर बल्लों का जाल डाले इसलिए हैरानी से सीजोक्स को देगा जो 2 कदमों के फासले पर ठहरा। इसके हाथों को अपनी बेहिद्दत भरे मजबूत हाथों में कैद कर दिया। किसी काम की सूरत नहीं, अभी तबीयत संभली है, मैं कुछ लाता हूँ बाहर से, वो बोला। इसके चेहरे लहजे में मोहब्बत का अंसर नुमाया था जिसे वो फिक्रमंद हुआ। इसके लिए इतने सारे अरसे में आज पहली बार इसकी फ़िक्र सफीना को अपने लिए ख़ास लगी थी, क्योंकि आज वो महसूस कर पाई थी कि अपने बच्चे की नहीं बल्कि अपनी बीवी के लिए भी फ़िक्रमंद था। तुम अम्मी को देखो और कोशिश करो कि कोई बात करें, इनका ध्यान भटकाना। ओके। 15-20 इसके चेहरे को तपते गाड़ी की चाबियां उठाते रूम से बाहर निकला। सफीना की सरसांस फिजा के सुपुर्द करती ज़किया के कमरे की जानी बढ़ी थी। एजल वो सुबह से रूम में बंद खासी बेचैन थी। ना चाहते हुए भी रबाब कश्मीर के सीने से आ लगना इसे भूला नहीं था। वो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि इसे मनाने नहीं आया था। एक बार भी आकर नहीं पूछा कि वो मर गई या जिंदा है। इन्हीं सोचों में आपसे लड़ती वो रोने का मशगला निभा रही थी जब रज़ा प्लेस में रबाब और तमीना के साथ शादी पर चौंके और फिर एजल को ढूंढने हुए इसके कमरे में आज जी अंकल। वो हड़बड़ाहट पे आंखें खोली, आंखें साफ करते फ़ौरन से जगह से उठी। रज़ा की निगाहें बारीक बीनी इसकी हालत का मुशाहिदा कर रही थी। आप अंदर क्यों बैठे हो? वो चलते इसके करीब गए, शफकत से इसके सर पर हाथ रखते प्यार लाड से पूछा। एजल को नए सिरे से रोना आया, मगर वो रोती तो क्यों? बस ऐसे ही। वो मुस्कुराने के नाम से कोशिश करती रही। अजाने खफीफ साथ सर को हिलाया। खाना खाया आपने? इनका अगला सवाल एजल को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। वो भूख नहीं है अभी। वो रुक फेरते शर्मिंदगी से होते बोली। रज़ा ने सांस फिजाम के सुपुर्द किया। अगर भूख मरने का सबब रबाब है तो फिर अब
आप बिल्कुल गलत हैं। वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते थे। एजल की एक निगाह पर इन पर डाली और फ़ौरन से लब दांतों तले दबा शर्मिंदगी से सर झुका लिया। शामीर ने आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला अपनी मर्जी से लिया है। रबाब इसकी मंगेतर ज़रूर थी, मगर इसकी बीवी आप हैं। आप ये साबित करें कि इसका घर, इसके घर के वारिस की ज़िंदगी आपका क्या मुकाम है। रज़ा चाहते थे कि अब किसी भी तौर पर रबाब का चैप्टर क्लोज हो जाए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि एजल जावेद अख्तर अब भी इतनी मजबूत नहीं हुई थी वो किसी भी औरत से अपने शोहर के लिए लड़ जाती। हकीकतन अगर ये कहा जाए वो डरती थी शामिर बेग के बदलने से, तो ये कहना गलत नहीं था। अंकल, आप मुझे अम्मी के पास भेज दें। उसने आंसू का गला हलक से निकलते वह मुश्किल कहा था। वो शामिर के किसी अपार्टमेंट में हैं। वो फौरी तौर पर बोली थी। आप अपने दिल की खौफजदा हालत में इसका पहला ख्याल ही अब माँ की गोद का आया था। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर शामिर गुस्सा होगा। शामिर ने इसे साफ साफ बताया, क्योंकि वो ऑफिस जाते इन्हें सख्ती से कह कर गया था कि एजल किसी तौर भी अकेली घर ना निकले। इससे मैं बात कर लूँगी, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। एजल का लहजा मिन्नत भरा था। रज़ा ने अफसरदगी से इसे देखा। अच्छा बेटा, आप आओ, वो मैं वक़ार से कहता हूँ आपको छोड़ आएगा। रज़ा ने चार खामी भरी तो एजल मुतमईन सी हुई थी। अम्मी खाना खा ले। वो मेज़ पर रखे खाने पर एक निगाह डाले बेबसी से बोली। ज़किया बेगम खामोशी से एक साकित बुत बनी बैठी थी। इनकी हालत ये साल को तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। एकदम से उठा इनके पास घुटनों में बैठा। अम्मी, क्यों कर रही हैं आप? ऐसा क्या चाहती हैं? मुझे बताएं, किस चीज़ से आपको तकलीफ़ कम होगी। वो बेबसी की इंतहा पर था, जिसकी माँ का ज़्यादा बोलना इससे बुरा लग रहा था। आज इसी माँ खामोश रहने से अंदर से तोड़ रहा था। ये साल इनके हाथ को थामते अजाना मिन्नत भरे लहजे में कहते भरोसा दिया था। सफ़ीना खुद बोझल से दिल के साथ इनके पास बैठी थी। मुझे नरगिस के पास ले चलो एक बार। कल से वो खामोश बैठी, अब जब बोली तो इनकी बात पर ये साल की कई दम साधे तो खामोश बैठा रहा। वो बहुत पहले से नरगिस बेगम और हंजा का पता जानता था। इसे मालूम था कि शामिर के पास महफूज है, इसीलिए इससे दूर रहा था वो, मगर वो गाफिल नहीं रहा इनसे। चले, वो एकदम से उठा बेतासर लहजे में कहते कहा था, माँ, मैं तो कब से कह रही थी शामिर से कि अब इसे शादी कर लेनी चाहिए तुमसे, मगर इसने साफ कहा कि कुछ दिनों के बाद वो खुद रबाब से बात करेगा, फिर धूमधाम से शादी कर लेगा, क्योंकि अभी घर में बड़ा कचरा भी तो निकालना है। सफ़ेद रंग के सूट में मलबूस वो हसीन लड़की सोगवार सी बेहद खौफजदा से कमरे से निकलती थी। इसे देखने ही तो मीना बेगम ने हंसते हुए पास बैठे रबाब से कहा, जिसने गद्दर मोड़े सादा सी शर्ट फ्राक में मलबूस इसकी हसीन उसकी हुस्न को देखा। वो वाकई बेहद हसीन थी, ये मानने में इससे कोई आड़ नहीं था। और अगर शामिर जैसे लाजवाब मर्द की निगाहें इस पर टिकी थी तो खूब अटकी थी। वो दिल ही दिल में एजल के हुस्न को सराह रहा था और बना रहा था। आंटी अब आ गई हो ना, शादी तो कर ही लेंगे। वैसे भी मीर रेडी ही था, मैं ही हामी नहीं भर रही थी, वरना पिछले हफ्ते हो जाती। मेरे पास यूके बेहद पागल हो रहा था, इसके पास चलता तो इसी वक्त शादी कर लेता, मगर मैंने इसे मना कर दिया कि अब भी कुछ दिन एंजॉय कर लो और देखिए, मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ। अब इसकी एंजॉयमेंट हो चुकी होगी, अब हम शादी कर सकते हैं। वो अपने सिल्की हसीन बालों को एक अदा से झटकी मुस्कुराते हुए बोली तो एजल के कदम लड़खड़ाए थे। आंखों में ठहरे बेमोल आंसू इसकी सितमगर का सुनते ही बहने को बेताब हुए थे। इसने पानी भरी नम गजाली आंखें उठाए एक पल को बाप को देखा। वो वाकई काफ़ी हसीन थी। रेड कलर की शर्ट, खुले बाल, खूबसूरती से मेकअप से सजाया चेहरा, टाइट जीन्स, ऊंची हील्स, वो वाकई शामिर के बराबर की थी। एक इसके दिल में उठी थी।
वो एक वो एकदम से भाग के वहाँ से बाहर को निकली थी। वैसे आंटी लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। आंखों से ओझल होते एज़ल के सफ़ेद आंचल को देखते वो तमीना से बेगम से मुखातिब हुई थी। है ना बहुत ज़्यादा, तुम रहने ही दो, इससे नफ़रत से कहती हूँ। वो नुखूद से सर झटक गई। इसे आए हुए आधा घंटा हो चुका था मगर वो हनूस खामोश थी। नरगिस बेगम तो एज़ल की अचानक आमद पर ऊपर से उसकी खामोशी पर खौफज़दा सी होकर रह गई थी, मगर इनके बार बार पूछने के बावजूद वो बस खामोश लेटी रही थी। हंजा तो बहन के आने पर बेहद खुश थी, मगर थोड़ी देर बाद ही एज़ल की खामोशी के सबब नरगिस बेगम के कहने पर कमरे में चली गई। एज़ल मेरी जान, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं हूँ माँ हूँ ना तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ? इसकी थोड़ी को पकड़ते वो बेचैनी से गोया हुई थी। तो एज़ल ने नम निगाहें उठाए अपनी माँ को देखा। अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस वो झूठ बोलना चाहती थी, मगर अपनी माँ की उम्र इसके हिस्से में वो अपनी वजह से मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मगर वो माँ थी, खुदा ने हर माँ को इतना ही मोम रखा है कि वो अपने बच्चे की तकलीफ़ में तड़प उठती हैं। इसलिए तो एज़ल ने इन्हें अपनी वजह से तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। अम्मी बस वो शामिर की मंगेतर आई है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका आना। वो निगाहें झुकाए अपनी बेजानी की वजह अपनी माँ को सामने अया कर रही थी। नरगिस बेगम ने माथे पर शिकने डाले, एज़ल के बालों में उंगलियां चलाई। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था, ऐसे नहीं आना चाहिए था। किसी की गैर मरी नुक्ते को देखती नरगिस बेगम ने संजीदगी से गोया हुई थी। मगर अम्मी मैं क्या करती वहाँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। शमीर की अम्मी का रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है वहाँ पर। एज़ल ने बेहद बेचैनी से अपनी कैफियत इनके सामने बयां की। एज़ल मेरी जान, वो तुम्हारे शोहर का घर है, तुम्हारा अपना घर। मेरी जान, इसका घर अपना घर समझो तो कभी भी अजीब नहीं लगेगा। और शमीर की माँ तुम्हारी माँ है मेरी जान, इनके दिल को जीतने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ शामिर कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसकी आंखों में तुम्हारे लिए चाहत देखी है मैंने, मगर अपने घर को जोड़े रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज अगर वो लड़की आई है तो क्या पता कल कोई और आए, और तो क्या तुम छोड़ दोगी अपना हक? वो काफ़ी आसान से इसे समझा रही थी और एज़ल मोहब्बत से इन्हें देख रही थी और सुन रही थी। और इस बारे में तो इसने सोचा ही नहीं था, मगर वो लड़की तो रहने के लिए आई है। अम्मी मैं कैसे इसे निकाल लूँ? इसकी आंखों में जलन की सुर्खी उभरी थी, हसीन चेहरा गुस्से के सबब सुर्ख हुआ था। नरगिस बेगम ने बेसाख्ता चुपके इसकी पेशानी को चूमा। अल्लाह मेरी जान को हर बुरी नज़र से महफूज रखे, आमीन। इनकी तारीफ़ी कलमात वो लम्हों में गुस्से बोले ब्लश हुई थी जिस पर इन्हें बेसाख्ता प्यार आया था। अब ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा मेरी जान कि तुम किस तरह से अपने शौहर अपने घर को इस लड़की से दूर रखोगी, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है जिसे तुमने खुद लड़ना है। इसकी बातों पे एज़ल के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई। वो लम्हों में परसकून होती किसी गहरी सोच में मुब्तला हुई। मिस्टर शामिर प्रोजेक्ट के आपके पास हैंडल कर रहे थे, मगर आप मिस्टर चौहान एक मिनट को रुके और फिर से सरबराही कुर्सी पर अपनी शाहाना वजाहत से विराजमान शामिर बैग को देखा, जिसकी नीली बेतासुर निगाहें इन पर अटकी थी। आप इस डील को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। आखिरी अल्फाज कहते इनका लहजा तंजिया हुआ था, जैसे शमीर के अलावा वो मीटिंग में मौजूद बाकी के तमाम फाइनेंस ने बाखूबी नोट किया था। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर चौहान, मैं शामिर बेग हूँ। मैं कोई भी काम का एक्सपीरियंस की बेस पर नहीं बल्कि गट्स पर करता हूँ। आई थिंक मुझे अपनी काबिलियत का कोई सर्टिफिकेट आपको पेश करने की ज़रूरत नहीं। और रही बात डील की, तो पिछले 10 मिनट आपके सारे प्रोजेक्ट को रीड कर चुका हूँ। वह ठहरे मगर सद लहजे में बोलता वहाँ पर मौजूद किसी को मबहूत कर रहा था। उसका अल्फाज का चुनाव काबिल दीद था। ओ सॉरी टू से मिस्टर चौहान, मेरे डैड आपको इस प्रोजेक्ट के 50% देने को तैयार थे, मगर आप
मगर आपको 20 भी नहीं दे सकते, 20 भी नहीं दे सकते। इसने आखिरी अल्फाज कहते होंठों को मोड़ा, लबों पर तंजिया मुस्कान सजाए गंदे आ चुका था। मीटिंग हॉल में एकदम से सख्ता सा तारी हुआ था। मिस्टर रज़ा बेग मीटिंग फिक्स कर चुके थे, आज फाइनल इम्पोर्टेंट थी। मिस्टर शामिर, आपके पास मेरी कंपनी से अच्छा सा कोई फाइनेंस हो ही नहीं सकता। बाप उठते चेहरे के साथ मिस्टर चौहान के गरहत लहजे में अपनी डील को मजबूती की यकीन दहानी करवाई, जिस पर वह सीन मर्द एक पल को हंसा और पीछे खड़े अपने एमडी को इशारा किया। वो जो लम्हों में भागता आगे आया, अपने हाथ में मौजूद फाइल शामिर को थमाई। ये प्रोजेक्ट SM रॉयल इंडस्ट्री का खुद से तैयार किया गया है, ऑलमोस्ट वर्क डन है। आप सब एक्सपीरियंस होल्डर्स से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को चेक करें। ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है और आपको पसंद आएगा तो हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, वकास तेजी से कमरे में दाखिल हुआ था, जिसे देखते ही शामिर की ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। सर वो मैम, वकास गहरे सांस लेते वो बमुश्किल से बोल पाया था। जब अगले ही लम्हे शामिर बेग का चेहरा हद दर्जा सपाट तक संजीदा हुआ था। व्हाट द हेल, क्या हुआ एजल को? वो झटके से जगह से उठा, गुस्से से इसे गिरबान से थामे बोला, वो मैम अपनी माँ से मिलने। चटाख, किससे पूछकर तुम इसे लेकर गए वहाँ? डैमिट, गुस्से से इसके मुंह पर थप्पड़ मारता वो शेर बना धाड़ा था। मीटिंग हॉल में एकदम साफ अफरा तफरी फैल गई। वहाँ मौजूद लोग हैरत से शामिर बेग को देख रहे थे। वो इस वक्त अपने आप ही से बाहर हुआ पड़ा था। अगर इससे कुछ हुआ ना वकास, तो आई स्वेयर तेरी जान तो मैं अपने हाथों से लूँगा। इसे पीछे को धक्का देते अपने गुस्सबनाक लहजे में दाड़ा। अगले ही लम्हे भागते हुए रूम से निकला। हंजा, देखो कौन है बाहर। एजल इस वक्त किचन में खड़ी बिरयानी दम लगा रही थी। नरगिस बेगम की बातों पर काफ़ी असर हुआ था इस पर, जभी वो खुशगवार मूड में अपनी माँ और बहन के लिए अपने हाथों से खाना तैयार करी थी, जब अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आप ही? हंजा मुस्कुराते हुए इसे जवाब देते दरवाजे की तरफ बढ़ दी। ये साल भाई, हंजा की खुशी से गूंजती आवाज़ जैसे ही एजल को समातों से टकराई। एजल के हाथ एक पल को लर्जे थे। आप भी देखो कौन आया। हंजा चहकती हुई अंदर आई। इसके साथ ही विशाल अख्तर भी था, जिसे देखते ही एजल का सांस एक लम्हे को थमसा गया था। वह हैरत व बेयकीनी से इसे देखती रही, और जो हमेशा की तरह एक नरम मुस्कान लबों पर समेटे रोशन निगाहों से इसे देख रहा था। एजल ने बेसाख्ता निगाहें फेरा और अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा। कैसी हो? इंतहाई गैर महसूस अंदाज था। वक्त लम्हात रिश्ते इंसान के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ भर देते हैं। और आज इसी जगह पर यसाल और एजल खड़े थे। बचपन से एक दूसरे के संग ज़िंदगी जीने का सजाया ख्वाब अब टूटा था, तो ऐसी पर्चियाँ बिखरी थी कि उन दोनों को अपना आप तक समेट ना सके। एजल ने लब लर्जे थे अनाबी होठों को तर करते इसने बेमुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। कितना मुश्किल होता है उस शख्स से एक जुमले का कहना जिससे आप दिन रात ढेरों बातें करते रहे होंगे। ये बात इस वक्त एजल जावेद अख्तर से पूछा था। ताई अम्मी हंजा दरवाजे के पास खड़ी ज़किया बेगम को देख परजोश सी होते इसके जानिब भागी। एजल का ध्यान एक पल को यसाल से हटा और फिर गैर इरादी तौर पर इसकी जग्गी निगाहों पर एक निगाह डाली। वो नज़रों का रुख फेर गई। मैं आती हूँ। वो जल्दी से वहाँ से निकली, जिस पर मुकाबले खड़ा यसाल कई लम्हों तक साकित सा इसकी छोड़ी जगह को देखता रह गया। हाँ, ये सच है कि निकाह का मजबूत रिश्ता दिल बदल देता है, मोहब्बत बदल जाती है, सोच बदल जाती है, मगर यह बात तो कदरे नामुमकिन है कि कोई शख्स दिल के आला मुमार पर बसा हो और ऐसे एक लम्हे में वहाँ से गिरा दिया जाए। और आज एजल को देख कर यसाल अख्तर जान चुका था कि इसे वाकई में इस लड़की को भूलने में ऐसा लगेगा, मगर अब
मगर फिर अपनी सोच पर वो खुद ही हंसता सर झट के वहाँ से निकला। मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ रज़िया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे शोहर ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। ज़किया बेगम अपने दोनों हाथ जोड़े नरगिस बेगम के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। कमरे में एक दम से खामोशी छाई थी। हर कोई अपनी जगह से शर्मसार सा बैठा था। भाभी आप इस सब में को भाभी इसमें आपका इस सब में कोई कसूर नहीं। आप यूँ माफ़ी मांग कर खुद को शर्मिंदा मत करें। नरगिस बेगम ने एकदम इनके हाथ को थामे कहा था, जो आंसू से भरी निगाहों से इन्हें देख रही थी। नहीं भाभी, मेरा रवैया बेहद बुरा था आपसे। मैं एजल बच्ची का भी बहुत दिल दुखाया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब एजल को देख कर बोली थी, जो नरगिस के पास बैठी थी। नहीं ताई अम्मी, ऐसा मत करें आप, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम्हारा शोहर ठीक है ना? तुम्हारे साथ एक खौफ था इन्हें के कहीं इनकी वजह से एजल की ज़िंदगी बर्बाद ना हो गई हो। जब भी वो बेचैनी से इसे पूछ रही थी, ये सार की समाते भी अब एजल की तरफ मुतवज्जा थी। जी ताई अम्मी, शामिल बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसने मुस्कराते हुए परजोश लहजे में इस पर नीली आंखों वाले हसीन मर्द को याद करते कहा था। दिल अलग लेकर धड़का था जैसे वहीं अंदर आता शामिर अपनी तारीफ सुनकर लम्हों में नामिल हुआ था। साहब ढीले छोड़ा इसने एक भरपूर निगाह अपनी बीवी पर डाली, जो हमेशा की तरह लाजवाब दिख रही थी। जिसार अख्तर को वहाँ देख के इसने जबड़े पे गुस्से से हाथ भेजा था। अरे वाह मेरी जान, मुझे याद कर रही हो तुम? थी लो मैं आ गया। जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले वो शाहाना चाल चलता रूम में दाखिल हुआ। वहीं इसकी अचानक आमद पर सभी मुड़ते हैरत से देख रहे थे। जिसकी शाहाना पर्सनैलिटी देखकर एक पल को ज़किया बेगम भी हैरतज़दा सी हुई थी। शामिर एजल हक्का बक्का सी अपनी तरफ आते गुस्से से लाल पीले होते शामिर को देखते सांस रोक चुकी थी। वो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता था, मगर अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से बुला सकता था। मगर एजल इसके हर रूप से वाकिफ थी, शायद इतना जितना कि वो दूसरा इसे नहीं जान पाया था। कैसी हैं आप अम्मी? वो आगे बढ़ा तो नरगिस बेगम मुस्कुराते हुए जगह से उठी, इसकी तरफ बढ़ी, जिन्हें देखकर शामिर ने सर अख्तर अम्मा झुकाए मोहब्बत से इनका हाल अहवाल पूछा। जीते रहो बेटा, मैं ठीक हूँ, अल्लाह सलामत रखे। मेरे बेटे को अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, तुम आ गए। वो खुशी से नहाल अपने दामाद को देखकर सर पर हाथ रखे फेरते मोहब्बत से बोली थी, तो शामिर की निगाहें इज्जत की तरफ उठी थी। मुझे तो आना ही था अम्मी, जब आपकी बेटी मुझसे दूर होने का सोचती है तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। हालांकि मैं पहले ऐसा नहीं था, मगर अपनी बीवी की दूरी मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होती। अब आँच देती निगाहों से एजल की वजूद को घोटे नॉर्मल से लहजे में गोया हुआ था, मगर इसका नॉर्मल लहजा भी ये साल को जचता हुआ सलका था। ओ आपके रिश्तेदार भी आए हैं। इसने एक अजबती निगाह ज़किया और जिसाल पर डाली और फिर एजल के पास इससे जरकर बैठा वो अनजान बनता गोया हुआ था। हाँ बेटा, भाभी आए हैं। जिसाल बेटे के साथ नरगिस बेगम ने नरम लहजे में इसे जवाब देते हमजा को इशारा किया कि वो शामिर के लिए पानी वगैरह का बंदोबस्त किया। दरअसल मैं नरगिस से माजरत करने आई हूँ भाभी, अब मैं चलती हूँ। ज़किया शामिर को भूली नहीं थी, जब भी वो फ़ौरन जिसाल का हाथ थामते उठी। अरे भाभी, आप कहाँ बैठे, इतनी जल्दी जा रही हैं? नरगिस बेगम ने हैरत से इन्हें देखा। जिसाल तो ऐसे था जैसे वहाँ हो ही नहीं। बस मैं तुम्हें तुम्हारे घर की चाबियाँ लौटाने आई थी। एक बार फिर माज़रत चाहती हूँ, हमारी वजह से तुम्हें एजल को इतना सब बर्दाश्त करना पड़ा। ताई अम्मी बस कर दें, आप बार बार माफ़ी मांग कर हमें शर्मिंदा मत करें। और आप लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं बिरयानी बनाई है, आप
आज मिलकर लंच करेंगे। एज़ल शामिर का हाथ अपने कमर से हटाए झटके से उठी। ज़किया बेगम का बाजू थाम गई। इसका मिटा लहजा शामिर को चुभ रहा था। जब भी आंखें और नीचे खुद पर जब्त किया। नहीं एज़ल, दरअसल सफीना अकेली है घर और ऐसे कंडीशन में मुझे उसके साथ होना चाहिए। यसार ने फ़ौरन से जवाब पेश किया। दर हकीकत एज़ल शामिर का आना अच्छा नहीं लगा था। क्यों? क्या सफीना को क्या हुआ? एज़ल ने हैरत से परेशानी से पूछा, जबकि शामिर बेज़रा सा होते अपने मोबाइल को निकाल चुका था। बेटा, दरअसल यसार और सफीना की शादी हो चुकी है और सफीना माँ बनने वाली है। बस इसकी तबीयत संभलने नहीं पा रही, जिस वजह से यसार भी काफ़ी परेशान है। एज़ल के चेहरे पर एक पल को हैरत तकलीफ़ की तासुरात झलके, मगर जल्दी ही वो अपने आप को कंपोज करते लबों पर मुस्कान सजाई। यसार से मुखातिब शामिर बेग की निगाहें फ़ोन से उठते अब दिलचस्पी से यसार पर टिकी। होंठों पर एक दिलनिश मुस्कुराहट उभरी। मुबारक हो यसार, मेरी तरफ से सफीना को भी मुबारकबाद देना। एज़ल ने मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दी और फिर जल्दी से मुड़ते शामिर के पास बैठी। खाना लगाऊं आपके लिए? इसकी निगाहों में नमी शामिर बेग से मुख्फी नहीं थी। जब बड़े मजबूती से भेजे, इसने बेहद नरमी से एज़ल का चेहरा हाथों में भरा। मुझे भूख नहीं है, बस तुम बताए घर से निकली आई तो इसलिए मुझे यूँ आना पड़ा, वो गमगीन लहजे में कहता इसके करीब कर चुका था। यसार को आप वहाँ अनफिट सा लगा। जब भी वो ज़किया बेगम, जो कि नरगिस बेगम से मिलने किचन में जा चुकी थी, इनके पीछे गया, जिस पर शामिर ने गहरी सांस भरी। सॉरी, अम्मी से मिलना चाहती थी तो इसके लिए आ गई। वो नुज़े झुकाई शर्मिंदगी से बोली। शामिर ने बेहद नरमी से होंठ इसके पेशानी पर रखे, फिर इसे खुद से लगाया। डोंट से सॉरी जानम, तुम आ सकती हो इनसे मिलने, मगर आइंदा ख्याल है मुझे बता के तुम कहीं नहीं जाओगे। इज़ दैट क्लियर? इसका भारी हाथ एज़ल का बाजू सहलाते ठहरा हुआ सा लहजा वार्निंग दे रहा था। एज़ल ने शराफत से सर को इस बात में हयाज शामिर बेग की शार्प निगाहों ने कमरे से निकलते ही साल अख्तर का दूर तक एहतता किया था। क्या हुआ है, तुम ठीक हो? वो घर आया, सीधा रूम में आ गया था। सफीना वाशरूम में बंद थी। यकीनन इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये साल बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। जब वो दरवाज़ा खोले, टावल से अपना चेहरा रगड़ती बाहर आई। हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी अचानक आमद पर एक पल को सफीना हैरान हो गई थी, फिर जल्दी से खुद को कंपोज करते जवाब दिया था, हम लग तो नहीं रहा, तुम ठीक हो? यसार एन इसकी पुष्ट पर खड़ा होते खासा संजीदगी से गोया तो टावल हाथ खुश करते सफीना एक पल को चौंकी। आपका वहम हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो सिर्फ निगाहें चुराए बोली, जिस पर मुकाबिल खड़ा यसार गहरा मुस्कुरा और फिर से बाजू थामते अपने साथ लिए बेड पर ले गया। अब बताओ क्या हुआ है? इसने नरमी से अपनी उंगली सफीना के चेहरे पर रखी और इन आवारा लटों को लपेटता और बेहद नरम लहजे से इस्तफार किया। सफीना की पलकें एकदम से भीगी थी। आंसू रवानी से बहते इसके सुर्ख रुखसारों को भगोने लगी थी। यसार एकदम चौंका और फिर तेजी से इसे चपेटने अपने सीने से लगाया। वो चुप कराने लगा। सफीना, चुप हो जाओ यार, बताओ हुआ क्या है, कैसे, क्यों रो रही हो? इसका हिचका बढ़ते रोना। यसार की हालत पतली हो चुकी थी। वो बेचैनी से इसे सवाल गो हुआ था। कुछ नहीं, मेरी जान जा रही है। उल्टियाँ करके थोड़ा सा खाती हूँ तो दिल मतलाने लगता है। पसलियाँ भी दर्द से टूट रही हैं, मुंह का जायका भी ख़राब हो गया। मैं क्या करूँ? सुबह से लगी है, जान नहीं छोड़ रही ये उल्टियाँ। वो सू करती एकदम से फट पड़ी थी। इसका रोने के दौरान क्या शिकवा लम्हों में यसार को परसकों कर गया। ऐसे लगा था शायद कुछ और मसला हो गया। यार कुछ नहीं होता, जल्द ही तुम ठीक हो जाओगी। मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। यसार ने हाँ हशाश बशाश लहजे में कहते आंसू पहुँचे थे। आपको ये इतनी सी बात लगती है? सब आपकी वजह से हुआ है। आपको पता है मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ।
मैं जानता हूँ सब मेरी वजह से हुआ है, मगर अब क्या किया जा सकता है मेरी जान। इसका शिकवा सुनते वो लब दबाए से कमर से थामते अपने करीब करते खोया हुआ था। तो सफ़ीना अपने कहे लफ्ज़ों पर गौर करते एकदम शर्मिंदा हुई थी। वो शर्मिंदगी से निगाहें चुराने लगी, जबकि इसका ये रूप साल को बेहद खूबसूरत लगा था। जभी इसने मुस्कुराते इसकी पेशानी पर अपना मीठा लम्स छोड़ते इसे खुद से पेंट लिया। इन्हें घर आते हुए काफ़ी वक्त लग गया था। शामिर रूम में जाने का कहते खुद रज़ा के रूम में गया। बिजनेस के मतलब कुछ ज़रूरी बातें करते वो सीधा अपने रूम में आया, जहाँ नज़र पहले ही इसका इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ डार्लिंग? इतना गुस्सा इसकी छोटी सी लाल होती नाक को परशोक निगाहों से देखता वो खमार और लूदा लहजे में बोलता कोट उतारता इसकी जानिब बढ़ा। एजल ने हाथ सीने पर बांधे रुख नाराज़गी से फेर लिया। चलिए व्यूवर्स, अब हम बाकी नॉवल कल पढ़ेंगे।